कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन श्याओ हुआ ने पूरी क्लास के सामने मुझे स्कूल के छोटे से पेड़ के पास खींच लिया। मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या करूं। तभी उसने अचानक मुझे किस कर लिया। एक अजीब सी यंग गर्ल की खुशबू मेरे अंदर फैल गई। फिर वो रोते हुए बोली, शाओयू, मैं अपना दिल और अपना फ्यूचर सब कुछ तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। बस तुम मुझसे एक प्रॉमिस कर लो, मेरी पूरी लाइफ तुम्हारी हो जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर सच में घबरा गया। असल में उसकी माँ बहुत बीमार थी और सर्जरी के लिए 6 लाख यूएन की जरूरत थी। मेरे जैसे रिच सेकंड जनरेशन स्टूडेंट के लिए ये अमाउंट ज्यादा नहीं था, बस आधे महीने की पॉकेट मनी जितना था। लेकिन फिर भी मैंने बिना सोचे उसे मना कर दिया, क्योंकि एक टॉप स्टूडेंट श्याओ हुआ बिंगान का दिल वो सच में बहुत प्रेशियस लगता था। लेकिन मुझे लव पर भरोसा ही नहीं था। मेरे पेरेंट्स सालों से सिर्फ फैमिली बेनिफिट के लिए साथ हैं। 20 साल से परफेक्ट कपल का ड्रामा निभा रहे हैं। क्या उनके पास दिल है? शायद है, लेकिन वो भी किसी और के लिए। इसीलिए मुझसे दिल की बात मत करो। मैं इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करता। मैं सीधा खड़ा हुआ और उसके पास गया। मैं उससे एक सिर लंबा था। मैं उसकी कांपती हुई आईलैशेस और उन पर लटकते हुए आंसू साफ देख सकता था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो पूरी तरह नर्वस थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और हल्के से उसकी फॉरहेड को टच किया। बाय निंगबिंग मुझे ब्लैंक होकर देख रही थी। मैंने अपना हाथ वापस खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे बोला, बाय निंगबिंग, सोच समझकर डिसाइड करो, तुम चाहती हो मैं कावर्ड बनूं या गुड पर्सन। वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गई थी। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। लेकिन मैं पेशेंटली उसे देखता रहा। कुछ देर बाद वो फाइनली रिएक्ट कर पाई। उसके कंधे ढीले पड़ गए और वो धीरे से बोली, हेल्प मी प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मैंने सिर हिलाया। नो, मैं कोई फिलेंथ्रोपिस्ट नहीं हूँ। मेरे पास पैसा जरूर है, लेकिन मैं उसे अननेसेसरी चीजों पर स्पेंड नहीं करता। आखिर 6 लाख यूएन में तो मैं कई लग्जरी चीजें खरीद सकता हूँ। उसकी आंखों में जो उम्मीद थी वो तुरंत डिस्पेयर में बदल गई। वो बिल्कुल टूटने वाली लग रही थी। तभी मेरे अंदर थोड़ा सा गिल्ट आया और मैंने अपना डिसीजन बदल दिया। मैंने कहा, ठीक है, मैं गुड पर्सन या बैड पर्सन नहीं बनना चाहता, लेकिन हम बिजनेसमैन बन सकते हैं। तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं, तुम फ्यूचर में पोटेंशियल रखती हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये पैसा लेंड कर सकता हूँ एज एन इन्वेस्टमेंट। मैंने काल्मली कहा, 6 लाख यूएन मैं अभी ट्रांसफर कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें 10 साल बाद मुझे 1 मिलियन यूएन वापस देने होंगे। इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है। तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, मैंने आगे कहा, और तुम्हें चिंगबे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। ये प्रूफ होगा कि तुम केपेबल हो और ये इन्वेस्टमेंट सही है। उसकी आंखों में अचानक उम्मीद लौट आई, जैसे उसने आखिरी सहारा पकड़ लिया हो। वो जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगी। उसे डर था कि कहीं मैं अपना डिसीजन बदल ना दूं। मैंने उसे अपना फोन नंबर दिया और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। मैं उसका एक्सप्रेशन फिर से नहीं देखना चाहता था। बाहर सूरज की रोशनी मुझ पर पड़ रही थी। असल में मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि वो पैसे वापस देगी या नहीं। 6 लाख मेरे लिए कुछ भी नहीं था। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए था, नहीं तो हर कोई मुझसे पैसे मांगने आ जाएगा। मैंने मन ही मन सोचा, आज मैंने एक अच्छा काम किया और साथ में श्याओ हुआ को करीब से देखने का मौका भी मिल गया। नॉट बैड। इसके बाद मैंने अपने लॉयर से बात की, कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया और बाय निंगबिंग को भेज दिया। फिर मैं अपने असली काम की तरफ गया, क्लब एक्टिविटी क्लासरूम। खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड लियू रुयन एक मिक्स्ड रेस लड़के के साथ हंसते हुए बात कर रही थी। हमारे परिवारों के बीच अच्छा बिजनेस रिलेशन है, इसीलिए लियू रुयन और मैं बचपन से साथ हैं, जैसे चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स। लेकिन असली बात यह है कि उसकी सिस्टर लियू चिंगसू वो सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। वो ब्यूटीफुल है, स्ट्रॉन्ग है, और सबसे खास बात, वो मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छा बिहेव करती है। हर बार जब वो मुझे पॉकेट मनी देती है वो लाखों में होती है। मेरे जैसे इंसान के लिए जो बस जीते जी मरने का इंतजार कर रहा है, ये सब एक चलते फिरते ह्यूमन ट्रांसफॉर्मर जैसा है। वैसे भी लियू चिंगसू की एंगेजमेंट मेरे भाई जांग लिंचुआन से होने वाली, मतलब फ्यूचर में वो मेरी सिस्टर इन लॉ बनेगी और हमारा रिश्ता और क्लोज हो जाएगा। इससे मेरी रिच लाइफ और सिक्योर हो जाएगी। लेकिन हाल ही में लियू रुयान अपनी क्लास में टॉप से सीधे बॉटम पर आ गई थी। जब चिंगसू ने मुझसे इस बारे में पूछा तो मुझे समझ आ गया कि अब ये मैटर मुझे हैंडल करना पड़ेगा। आखिर पैसे वालों को लोगों की हेल्प करनी ही पड़ती है। दरवाजा खोलने से पहले ही मेरी टक्कर एक लड़के से हुई जो अभी अभी अंदर से भागकर निकला था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और उसके चेहरे पर ह्यूमिलिएशन और रिग्रेट साफ दिख रहा था। मैं उसे पहचान गया। वो एक गरीब लेकिन ऑनेस्ट स्टूडेंट था जिसके ग्रेड्स भी अच्छे थे। उसके हालात देखकर लग रहा था कि उसे लियू रुयान से प्यार हो गया था, लेकिन लियू रुयन तो उस मिक्स्ड रेस लड़के पर फिदा थी। मैं हल्का सा हंसा और सिर हिलाया। ये लड़का भी बहुत इमेच्योर था। हमारे जैसे रिच लोगों के लिए पैसे देना और काम करवाना एक हैबिट होती है। ये हमारी आइडेंटिटी दिखाने का तरीका है। इसका मतलब ये नहीं इंटरेस्ट के साथ रीपे करो। यही असली ह्यूमन रिलेशन है। प्यार करना है तो उसके लिए भी एफर्ट करना पड़ता है। मैंने उस लड़के पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। लियू रुयान टैंग लॉन्ग के साथ हंसते बात करते हुए बहुत खुश लग रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा उसके चेहरे की स्माइल तुरंत गायब हो गई और उसकी आईब्राउ सिकुड़ गई। उसकी आंखों में इरिटेशन और अलर्टनेस आ गई। उसने गुस्से में कहा, जांग शाओयू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मुझे एलोंग से ब्रेकअप के लिए समझाने आए हो तो अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। तुम जियांग फैमिली के एक यूजलेस यंग मास्टर हो, खुद को ही नहीं समझते, तो मुझे समझाने का क्या हक है तुम्हें? मुझे गुस्सा नहीं आया, उल्टा मुझे हंसी आ गई। मैंने कामली कहा, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस क्यूरियस हूँ कि लियू फैमिली की वो लड़की जो हमेशा रूल्स फॉलो करती थी, वो अचानक ऐसे इंसान से
प्यार कैसे कर बैठी। लियू रोयान और जोर से बोलने लगी, तुम क्या जानो, एलोंग तुम जैसे हाइपोक्रेट से अलग है। उसने तांग लोंग का हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर ब्लाइंड एडमिरेशन साफ दिख रही थी। ये होती है रियल लाइफ, तुम्हारी लाइफ बोरिंग है, मीनिंगलेस है, स्पेशली तुम जांग शाओयू, न पढ़ाई में अच्छे न किसी और चीज में। जांग फैमिली के अलावा तुम्हारे पास क्या है? तुम एक यूजलेस इंसान हो। मैंने सिर हिलाया जैसे मुझे सब समझ आ गया हो। ओ यूथ स्टाइल। शायद उसे लगा मैं उसकी बातों से कन्विंस हो गया हूँ। उसके चेहरे पर प्राइड आ गई। टैंग लोंग भी अब पहले जैसा डरा हुआ नहीं लग रहा था। अगले ही पल मैंने लियू रुयान को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसे रियलिटी का एहसास करवा रहा हूँ। वो इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गई। टैंग लोंग भी अनईजी हो गया। मैंने उसके पास जाकर कहा, तुम्हें ट्रूथ पसंद है ना, फ्रीडम चाहिए ना, तो बताओ अभी कैसा फील कर रहे हो, क्या ये फ्रीडम है? उसके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। लियू रुयान मुझे रोकने आई, लेकिन मेरी आंखों को देखकर रुक गई। जो लड़की अभी तक बहुत बोल रही थी, अब एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। मैं अचानक फियरलेस हो गया। मैंने लियू रुयान का हाथ पकड़ा, जो अभी भी कांप रही थी, और उसे सीधा सिटी के वेस्ट साइड वाले फेमस संजिया होटल के पीछे की गली में ले गया। मैंने उसे कार से बाहर खींचा। वहाँ गंदगी, यूरिन की बदबू और कचरे की स्मेल हवा में भरी हुई थी। लियू रुयन वहीं खड़ी खड़ी उल्टी करने लगी। मैंने गली में घूमती गंदी बिल्लियों और उस माहौल की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ये है वो यूथ जिसे तुम पसंद करती हो। क्या ये रियल नहीं है? क्या ये फ्री नहीं है? अगर इतना पसंद है तो अभी यहीं छोड़ देता हूँ तुम्हें। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और रोते हुए बोली, आई एम सॉरी जांग शाओयू, प्लीज घर चलते हैं, मैं गलती कर रही थी। उसी समय मेरी नजर कोने में एक फैमिलियर शैडो पर पड़ी। वो टैंग लोंग था। वो धीरे धीरे पीछे हटकर दूसरी तरफ से भाग गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। ऐसे लोगों के लिए एफर्ट वेस्ट करना बेकार है। लियू रुयान ने भी उसे देख लिया। उसके चेहरे से आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। वो रोई नहीं, बस पत्थर की तरह खड़ी रह गई, जैसे उसकी सारी इमोशंस खत्म हो चुकी हूँ। मैंने उसे वापस कार में बैठाया। पूरे रास्ते उसने एक शब्द भी नहीं बोला। जब हम लियू हाउस पहुंचे तो वो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर चली गई, अभी भी लॉस्ट सी। मैं कार से नहीं उतरा। मैंने ड्राइवर से कहा कि वापस घर चलो। उस रात मुझे एक मैसेज आया, लियू चिंगचू का था, शाओयू थैंक यू। मैंने बस एक कोल्ड रिप्लाई किया और बात खत्म। अगले 2 दिन लियू फैमिली में सब शांत रहा। किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे समझ आ गया कि ये सब लियू चिंगचू की वजह से है। शायद मैंने सही मूव खेला था। मेरी रिच लाइफ अब स्टेबल थी, लेकिन अगला दिन शॉक लेकर आया। टैंग लोंग मर गया एक सडन कार एक्सीडेंट में। मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ लियू चिंगशू मेरी सोच से कहीं ज्यादा डेंजरस है। अब मुझे ये फैमिली थोड़ी स्कैरी लगने लगी थी। हर कोई एक परफेक्ट मास्क पहनकर ऑब्स्टेकल्स हटाता जा रहा था। मेरा मैनेजर जांग लिंचुआन ऐसा था, लियू चिंगशू भी वैसी ही थी, और मैं तो बस एक ऐसा इंसान था जो लाइफ में कुछ नहीं करना चाहता, बस एंजॉय करके एंड का इंतजार करना चाहता है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं बिस्तर पर बैठ गया और डिसाइड कर लिया, मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। मुझे इन डेंजरस लोगों से दूर रहना होगा। अगले ही सुबह बिना किसी को बताए मैं पैक्ड लगेज के साथ लिविंग रूम में खड़ा था। मेरी माँ आराम से चाय पी रही थी। उसने बस मुझे देखा और कैजुअली पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, कहीं और रहने जा रहा हूँ। उसने और कुछ नहीं पूछा, बस अपनी फाइनेंशियल मैगजीन पढ़ती रही। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा फादर कहाँ है। ये घर अंदर से बिल्कुल ठंडा और खाली था। मैं अपना सूटकेस लेकर उस लग्जरी विला से बाहर निकल गया। मेरे पास ऑलरेडी एक टॉप लेवल अपार्टमेंट था, बस उसे यूज करना बाकी था। वो अपार्टमेंट बड़ा था लेकिन पूरी तरह खाली, फ्रिज भी खाली था। मैंने कार उठाई और पास के सबसे बड़े सुपरमार्केट चला गया। अब मुझे इस नए घर को फूड, स्नैक्स और जंक फूड से भरना था। मैंने शॉपिंग कार्ट उठाया और आगे बढ़ गया। मैं शेल्फ्स के बीच से चल रहा था, बिल्कुल एक स्वीपर रोबोट की तरह, बिना किसी एक्सप्रेशन के बस सामान उठाकर कार्ट में डालता जा रहा था। तभी एक कॉर्नर पर पहुंचकर मैं अचानक रुक गया, क्योंकि स्नैक सेक्शन के कोने में मुझे एक लड़की चुपके से कुछ करते हुए दिखी। वो अपने स्लीव में ब्रेड छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो सफेद स्कूल यूनिफॉर्म में, देखने में साफ सुथरी, लेकिन उसके हाथ साफ नहीं थे। मैंने कोई आवाज नहीं की, बस शेल्फ से टिककर खड़ा हो गया और उसे देखता रहा। वो काफी स्ट्रगल कर रही थी। उसका स्लीव छोटा था और ब्रेड बड़ा। उसने कई बार कोशिश की, इतनी नर्वस थी कि उसके माथे पर पसीना आ गया। आखिर उसे कुछ फील हुआ और उसने धीरे धीरे ऊपर देखा। हमारी आंखें मिल गईं। मैं उसे बस घूरता रहा, बिना कुछ बोले, करीब 10 सेकंड तक। उसका चेहरा धीरे धीरे सफेद से लाल हो गया। उसकी बड़ी आंखों में पहले डर आया, फिर पैनिक और आखिर में शेम और ह्यूमिलिएशन। उसके हाथ कांप रहे थे, ब्रेड पकड़ नहीं पा रही थी। एक आवाज हुई और ब्रेड जमीन पर गिर गया। वो जैसे पूरी तरह टूट गई थी, सिर झुकाकर खड़ी हो गई, जैसे जमीन में गड़ जाना चाहती हो। मुझे ये सब बोरिंग लगा। मैं आगे बढ़ा, ब्रेड उठाया और अपने कार्ट में डाल दिया। फिर मैंने पूरे शेल्फ के बिस्किट्स और कैंडीज उठाकर कार्ट में डाल दिए। कुछ ही देर में मेरा कार्ट पूरा भर गया, जैसे कोई पहाड़ हो। मैंने कार्ट उसकी तरफ बढ़ाया। वो अभी भी सिर झुकाए खड़ी थी, नर्वस, जैसे किसी जजमेंट का इंतजार कर रही हो। मैंने अपने पैर से उसके सफेद जूते को हल्का सा किक किया। वो चौंक गई और हल्का सा सिर हिलाया। अगले ही पल जैसे उसे कुछ याद आया और उसने जोर से सिर हिला दिया। मैं इरिटेट हो गया, पहले हाँ फिर ना, क्या चल रहा है, सीधा बोलो। वो डर गई, उसकी आंखें लाल हो गईं, आंसू भर आए। उसने मुंह खोला लेकिन आवाज साफ नहीं निकली। उसके हाथ कुछ इशारे कर रहे थे। मैं एक पल के लिए रुक गया और अचानक समझ आया, वो बोल नहीं सकती
करती, वो म्यूट थी। उसे इतना हेल्पलेस और एंशियस देखकर मुझे गुस्सा भी आया और रिग्रेट भी। उस पल मुझे खुद पर गुस्सा आया, जैसे मैं ही बेवकूफ हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुड़ा और एक और कार्ट लेकर उसे भी फूड से भर दिया। फिर दोनों कार्ट्स लेकर मैं उसके पीछे गया। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। मैं एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बिलिंग काउंटर तक ले गया। पेमेंट करने के बाद मैं बैग्स उठाकर बाहर आया। वो मेरे पीछे छोटे टेल की तरह चल रही थी। उसके हाथ में कुछ हल्के स्नैक्स के बैग्स थे। मैंने सब सामान अपनी स्पोर्ट्स कार में डाला और उसे बैठने को कहा। वो थोड़ी देर हेजिटेट हुई, फिर पैसेंजर सीट में बैठ गई। मैंने कैजुअली उससे उसके घर का एड्रेस पूछा। उसने मोबाइल पर टाइप करके दिखाया। मैंने काफी देर तक स्क्रीन पर सर्च किया, तब जाकर लोकेशन मिला। वो सिटी के एक पुराने एरिया में था जहाँ मैं कभी गया भी नहीं था। पूरे रास्ते कार में अजीब सी साइलेंस थी। वो सिर झुकाकर बैठी थी, अपने पैर कसकर पकड़े हुए। हम नैरो गलियों से होते हुए एक पुराने टूटते हुए बिल्डिंग के सामने रुके। मैंने कार बंद की और उसके साथ सामान नीचे उतारा। अंदर का कॉरिडोर अंधेरा, नॉइजी और बदबूदार था। हवा में नमी और अजीब स्मेल थी। वो मुझे तीसरी मंजिल पर ले गई। जैसे ही मैंने वुडन डोर खोला, एक तेज चाइनीज मेडिसिन की स्मेल आई। कमरा छोटा था, एक नजर में सब दिख रहा था। अंदर एक बूढ़ा आदमी लकड़ी के पुराने बेड पर लेटा था, आंखें बंद, सांसें बहुत कमजोर। लड़की ने सामान रखा और तुरंत उसके पास जाकर उसके पैरों की मसाज करने लगी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। तब मुझे सब समझ आया। उसके पास खुद खाने के पैसे नहीं थे, अपने फैमिली के इलाज के लिए भी नहीं, इसलिए उसने ब्रेड चुराया था। वो कुछ देर बाद मेरे पास आई, झुककर धन्यवाद किया और फिर एक पुरानी नोटबुक निकालकर मुझे दिखाई। उसमें लिखा था, थैंक यू, ये सब चीजों का पैसा मैं फ्यूचर में लौटा दूंगी। मैंने उसे पढ़कर हल्का सा हंसा। लौटाओगी? कैसे? फिर से चोरी करके? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस अपना फोन निकाला और अपने असिस्टेंट को कॉल किया। वैंग, तुरंत सिटी सेंटर हॉस्पिटल में कांटेक्ट करो। 15 मिनट में वेस्ट साइड के टोंगजी बिल्डिंग पर एम्बुलेंस भेजो। एड्रेस मैं भेज रहा हूँ, पेमेंट मेरे अकाउंट से कर देना। 1 मिनट के अंदर ही लड़की पूरी तरह शॉक हो गई। वो मुझे देखती रह गई, रोना भी भूल गई। जो चीज उसके लिए पूरी जिंदगी का बोझ थी, वो मेरे लिए बस एक फोन कॉल थी। मैंने कहा, जल्दी सामान पैक करो, हॉस्पिटल जाना है। वो तुरंत हरकत में आ गई, लेकिन पैक करने को कुछ था ही नहीं। कुछ पुराने कपड़े, एक टूटा कप। एम्बुलेंस जल्दी आ गई। मेडिकल स्टाफ ने बूढ़े आदमी को स्ट्रेचर पर केयरफुली उठाया। उस पूरे समय वो लड़की मेरा हाथ पकड़े रही, जैसे डर हो कि मैं गायब न हो जाऊं। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने उसे हटाया नहीं। हॉस्पिटल पहुंचते ही सब अरेंजमेंट्स हो गए। डॉक्टर्स की टीम तुरंत ट्रीटमेंट में लग गई। मैं बाहर खड़ा था। अंदर डॉक्टर्स और नर्सेस बिजी थे और वो लड़की बेड के पास खड़ी थी, डर और ग्रेटिट्यूड दोनों के साथ। टैंग लॉन्ग की मौत से जो हैवी फीलिंग मेरे अंदर थी, वो थोड़ी हल्की हो गई। सच में पैसा खर्च करके मूड इंप्रूव हो जाता है। तभी वो लड़की फिर मेरे पास आई। उसने वही नोटबुक मुझे दी। उसमें लिखा था, मैं आपका ये एहसान कैसे चुका सकती हूँ। मैं डोर के पास खड़ा उसे देख रहा था और कामली कहा, मैंने तुमसे रीपे करने को नहीं कहा। वो जल्दी जल्दी नोटबुक में कुछ लिखने लगी, जैसे उसके पास बहुत कुछ कहने को था। उसके लिखे हुए वर्ड्स थोड़े मेसी थे। नहीं, मैं आपका पैसा ऐसे फ्री में नहीं ले सकती। आप एक गुड पर्सन है। जैसे ही मैंने गुड पर्सन पढ़ा, मेरे होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। इस मोमेंट में शायद मुझे सच में एक अच्छा इंसान माना जा सकता था। सच कहूँ तो रिच होना भी एक एडवांटेज है। मैंने उसका पेन रोक दिया और कहा, पहली बात, मैं कोई गुड पर्सन नहीं हूँ, और दूसरी बात, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ट्रबल से होती है। तुम अभी मेरे साथ मुझे ट्रबल दे रही हो, समझी? वो मेरी उलझी हुई बातों से कंफ्यूज हो गई, बस ब्लैंक होकर मुझे देखने लगी, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा कि रिप्लाई क्या करे। मैंने उसे देखा और हल्की सी साई ली, फिर उसके हाथ से नोटबुक और पेन लेकर खुद लिखने लगा। मान लो मैंने एक इंश्योरेंस लिया है, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, फ्यूचर में किसी गुड यूनिवर्सिटी में जाओ, और अगर कभी ऐसा दिन आया कि मैं सड़क पर गिर जाऊं और भीख मांगनी पड़े, तो मुझे एक बोल राइस दे देना। मैंने नोटबुक वापस उसके हाथ में दे दी। वो काफी देर तक उन वर्ड्स को देखती रही, फिर उसने सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल साफ थीं, जैसे स्प्रिंग वाटर, और आखिरकार उसकी आंखों से आंसू गिर गए। वो जोर जोर से नहीं रो रही थी, बस साइलेंटली रो रही थी और नोटबुक में कुछ लिखती जा रही थी। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा। मैंने नजर हटा ली और कहा, ठीक है, रो मत, तुम्हारी ग्रैंडमदर को अभी तुम्हारी जरूरत है। तुम क्यों रो रही हो? फिर मैंने कैजुअली पूछा, तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? मैं वांग से कह दूंगा कि तुम्हारी फीस पे कर दे और हर महीने 5,000 लिविंग एक्सपेंसेस भी देगा, जब तक तुम ग्रेजुएट होकर जॉब नहीं पा लेती। और ये मत कहना कि तुम्हें नहीं चाहिए, इसे भी इंश्योरेंस ही समझो। इतना कहकर मैं उस इमोशनल सीन से दूर हो गया, डॉक्टर से कुछ बातें की और वहां से निकल गया। जब मैं कार चलाते हुए रोड पर था तो अचानक थोड़ा डिजी फील हुआ। क्या सच में मेरे जैसे जंग फैमिली के सेकंड यंग मास्टर का डाउनफॉल हो सकता है? इम्पॉसिबल। मैं तो बस अपने लिए थोड़ा वर्च्यू कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे आसपास के लोग बहुत क्रूअल हैं। मुझे अपनी लाइफ सिक्योर रखने के लिए अच्छे कर्म जमा करने होंगे, लेकिन फिर भी मैं गिर गया। सिर्फ 5 साल, बस 5 साल में सब कुछ बदल गया। मेरा एलीट भाई जांग लिंचुआन शादी कर चुका था। जब ये न्यूज आई, मैं एक प्राइवेट आइलैंड पर सनबाथ ले रहा था। कॉल सुनकर मुझे हंसी आ गई, जैसे मैंने पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था। मेरा भाई वीक और इंडिसाइसिव था, लेकिन प्रिटेंड बहुत करता था। मैं तो इतना लेजी था कि ये ड्रामा देखने वापस भी नहीं गया। वैसे भी रिच फैमिली की शादी में वही सब होता है। लेकिन फिर अचानक मेरे बैंक अकाउंट्स एक एक करके फ्रीज होने लगे। मेरी सारी प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स और फंड्स ओवरनाइट फ्रीज हो गए। तब मुझे समझ आया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। जब मैं जल्दी से आइलैंड से वापस आया, तब तक सब खत्म हो चुका था। जांग
जांग ग्रुप का नाम बदलकर लियू ग्रुप हो गया था। मेरे फादर पर कई इकोनॉमिक क्राइम्स के चार्जेस लग चुके थे सॉलिड प्रूफ के साथ, और उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई। मेरा भाई जांग लिंचुअन जेल से बाहर था और मैं तो बस एक यूजलेस इंसान था जिसे कुछ समझ ही नहीं आया। मेरे 20 साल की सेविंग्स एक झटके में खत्म हो गई। मैं अपने टॉप अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ा था। सामने ब्लैक सूट बॉडीगार्ड्स खड़े थे जो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मैं गुस्से में बोला, ठीक है, रिवेंज लेना था तो ले लेते, मेरे भाई को मार देते, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे फादर को जेल भेजकर जांग ग्रुप को खत्म करने का क्या मतलब? मैं खुद से ही फ्रस्ट्रेटेड था। क्या मैं किसी रिवेंज स्टोरी का साइड कैरेक्टर हूँ? तभी दरवाजा खुला। लियो चिंगशु अंदर बैठी थी, मेरे फेवरेट इटालियन सोफा पर, बिल्कुल एलिगेंट अंदाज में। 5 साल बाद वो और भी ब्यूटीफुल और मेच्योर लग रही थी। उसका ओरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि सामने वाला दब जाए। उसने मुझे देखा, कप रखा और हल्की स्माइल के साथ बोली, शाओ यू, तुम वापस आ गए। मैं चुप रहा, बस उसे घूरता रहा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई और मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की। ऐसे मत देखो, मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी। मैंने उसका हाथ अवॉइड कर दिया। वो नाराज नहीं हुई, बस कामली बोली, तुम्हारा भाई बहुत स्टूपिड था। मैंने उसे चांस दिया लेकिन उसने वैल्यू नहीं की। मैंने ठंडे अंदाज में पूछा, तो इसीलिए तुमने हमारी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया? वो थोड़ी रुकी, फिर बोली, अब बात अलग है, उसने मुझे पहले हर्ट किया, मेरा रिवेंज जस्टिफाइड है, अब मुझे हस्बैंड की जरूरत नहीं। ये कहते हुए वो मेरे करीब आई। उसकी आंखों में अग्रेशन था। शाओयू, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी जैसे पहले रखती थी। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी और दर्द दोनों आए। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, ये सब क्या उस लड़की की वजह से है? उसकी स्माइल एक पल के लिए गायब हो गई, बस 1 सेकंड, लेकिन मैंने देख लिया। उसी पल मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। ये औरत शुरू से ही पागल थी, अपने गोल के लिए कुछ भी कर सकती थी। मैंने हल्की स्माइल के साथ उसे देखा, फिर धीरे से नीचे नजर कर ली। उसके चेहरे की आखिरी स्माइल भी गायब हो गई और उसकी जगह कोल्ड साइलेंस आ गया। वो अचानक मुड़ी और मुझे देखना बंद कर दिया। 2 बॉडीगार्ड्स आगे आए और मुझे बाहर धकेल दिया जैसे मैं कोई अनवांटेड चीज हूँ। मैं अपने ही घर से बाहर खड़ा था, खाली कॉरिडोर में, और हंसने लगा। अगर मैं उसकी बात मानकर रुक जाता तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कब मर गया। मुझे पता था मैं उससे नहीं जीत सकता। मेरे फादर जैसे चालाक इंसान को भी उसने हरा दिया, और मैं तो बस खाने पीने वाला इंसान हूँ। मैं उससे क्यों लड़ूं? उससे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदा रहना सबसे जरूरी है। मैंने अपना फोन निकाला और कॉन्टेक्ट्स खोलकर उन फ्रेंड्स को कॉल करना शुरू किया जिनसे रोज बात होती थी। पहला कॉल किया, हेलो जो शाओ, मैं जांग शाओयू। कुछ सेकंड साइलेंस, फिर सामने से आवाज आई, रॉन्ग नंबर, और कॉल कट। मैं शॉक में था, फिर खुद पर हंसा और दूसरा कॉल किया, वही रिजल्ट। तीसरा, चौथा, या तो रॉन्ग नंबर या कोई उठाता ही नहीं। मैं दीवार से टिक गया, कॉन्टैक्ट्स डिलीट करता गया। आखिर में बस कुछ फैमिली नंबर्स बचे। मैंने अपने पास की सारी वैल्यूएबल चीजें बेच दी। मुश्किल से 1 लाख यूएन मिले, जो पहले मेरे लिए एक रात के खर्च जितना था, अब वही मेरी पूरी संपत्ति थी। मैं सड़कों पर एमलेसली घूम रहा था। फिर मैं अपने अपार्टमेंट के पास वापस आया और खुद पर हंस पड़ा। लगता है अब सच में जिंदगी को जोड़ने के लिए एक लंबा स्क्रू ढूंढना पड़ेगा। मेरी हालत अब इतनी नीचे आ चुकी थी कि थ्रेशोल्ड लो था, लेकिन फिर भी मैं समहाउ खुद को संभाल सकता था। वैसे भी मैंने 20 साल से ज्यादा रिच लाइफ एंजॉय कर ली थी। मैं चलते चलते आसपास देख रहा था कि अचानक मैं किसी से टकरा गया। एक सॉफ्ट सा स्पर्श और हल्की सी खुशबू आई। मैं इंस्टिंक्टिवली सॉरी बोलने ही वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मेरी नजर एक लड़की की साफ और चमकती आंखों से मिली। वो एक खूबसूरत लड़की थी। चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने उसे कहाँ देखा है। लेकिन वो मुझे क्लियरली पहचान गई थी। उसकी आंखों में अचानक सरप्राइज और खुशी आ गई। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन फिर जैसे उसे कुछ याद आया और उसने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर लिखा था, मिस्टर जांग, क्या आपको मैं याद हूँ? मैंने मिस्टर जांग पढ़ा। ये नाम अब बहुत कम लोग मुझे बुलाते थे। मैंने ध्यान से उसका चेहरा देखा और धीरे धीरे मेरी मेमोरी वापस आने लगी। और अचानक मुझे याद आया 5 साल पहले सुपरमार्केट वाली वो लड़की जो कांप रही थी, जो अपने घर में अपनी ग्रैंडमदर का ख्याल रख रही थी। तो वो तुम थी। उसकी आंखें चमक उठी। उसने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। उसकी खुशी साफ दिख रही थी। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने जल्दी जल्दी टाइप किया और मुझे दिखाया, मिस्टर जियांग के बारे में न्यूज देखी। मुझे आपकी चिंता हुई। मुझे लगा आप यहाँ वापस आ सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ वेट कर रही हूँ कल से। मैं जैसे अंदर से हिल गया। मतलब पिछले 24 घंटे से, जब से मुझे घर से निकाला गया था, वो इसी अपार्टमेंट के नीचे खड़ी होकर मेरा इंतजार कर रही थी, बिना किसी गारंटी के। एक अजीब सी फीलिंग आई जब मेरे अपने फ्रेंड्स मुझे छोड़कर जा रहे थे। तब एक लड़की जिसे मैं लगभग भूल चुका था, वो मेरे लिए खड़ी थी। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो मेरी हालत समझ गई। उसने फिर फोन पर लिखा, क्या आपके पास रहने की जगह नहीं है? मैं चुप रहा, जो कि एक तरह से हाँ था। फिर उसने ऐसा कुछ किया जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने धीरे से मेरी स्लीव पकड़ी। उसकी पकड़ बहुत हल्की थी। मैं चाहूं तो आसानी से छुड़ा सकता था, लेकिन उस पकड़ में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे कोई इनविजिबल चेन हो जिसने मुझे रोक लिया। वो मुझे खींचते हुए एक कॉर्नर की तरफ ले गई और मैं बिना रजिस्ट किए उसके साथ चल दिया। हम एक छोटे से बेकरी के सामने रुके, जिसका नाम था वेगवांग बेकरी। दुकान बंद थी, लेकिन अंदर लाइट जल रही थी। उसने चाबी से दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। दुकान छोटी थी, लेकिन साफ सुथरी। हवा में क्रीम और वीट की खुशबू थी। वो काउंटर के पीछे गई और एक केयरफुली रखा हुआ फाइल निकाला। उसमें से एक पुराना, थोड़ा पीला
पड़ा पेपर निकाला और मेरे सामने रख दी। मैंने देखा वो वही इंश्योरेंस वाला नोट था जो मैंने सालों पहले लिखा था, अगर मैं कभी सड़क पर भूखा रह जाऊं तो मुझे एक बोल राइस देना। उसने उस नोट की तरफ इशारा किया, फिर मेरी तरफ, फिर खुद की तरफ और दुकान की तरफ। उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सीक्रेट प्रॉमिस फुलफिल कर रही हो। फिर वो ओवन के पास गई और एक फ्रेश ब्रेड क्रॉसन जैसा निकालकर मुझे दिया। उसमें कोई पिटी नहीं थी, बस एक नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैंने ब्रेड का एक बाइट लिया। टेस्ट भले ही लग्जरी बेकरी जैसा नहीं था, लेकिन दिल को एक अजीब सी शांति मिली। मैंने कैजुअली पूछा, यहाँ काम करने के लिए लोग चाहिए? वो एक पल के लिए शॉक हुई, फिर उसके चेहरे पर ब्राइट स्माइल आ गई और उसने जोर से सिर हिलाया। उस दिन मेरी भटकती हुई जिंदगी खत्म हो गई और मेरी बाकी की लाइफ इस छोटी सी बेकरी वेगोंग से जुड़ गई। मेरी बॉस वही लड़की बनी जिसका नाम था सू वे। मेरे दिए हुए पैसों और उसकी बचत से उसने ये बेकरी खोली थी। दुकान छोटी थी लेकिन बिजनेस अच्छा चल रहा था। आसपास के लोग भी उसका ख्याल रखते थे, अक्सर ब्रेड खरीदने आते और उससे बातें करते। अब मैं बेयर पैटर्न वाला एप्रन पहनकर बेकरी में काम करता था, टोस्ट निकालता था और लोग कहते अच्छा है कि अब इसके पास हेल्प है। मैं अंदर से जानता था मैं खुद एक यूजलेस इंसान हूँ, लेकिन फिर भी मेरे आने से उसका बर्डन थोड़ा कम हो गया। अब वो रात में अकेली दुकान बंद नहीं करती थी। हम दोनों ऊपर छोटे से घर में रहते थे। छोटा सा सेटअप था, एक टेबल, 2 चेयर्स, एक सोफा और बालकनी वाला छोटा कमरा। वही मेरा बेडरूम था। वो मेरे पुराने विला के बाथरूम से भी छोटा था, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा पीसफुली सोता था। यहाँ कोई स्कीमिंग नहीं थी, कोई हिपोक्रेसी नहीं, बस नीचे बेकरी की हल्की सी खुशबू। मैंने धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ जीना सीखना शुरू किया, जैसे घर साफ रखना, खाना बनाना। हालांकि शुरुआत में सब डिजास्टर था। एक बार मैंने शुगर की जगह सॉल्ट डाल दिया और सॉल्टी रेड बीन बना दी। उसने टेस्ट किया, उसका चेहरा अजीब हो गया, लेकिन उसने थूका नहीं, बस पानी पिया और नोटबुक में लिखा, टेस्ट अलग है, अगली बार थोड़ा कम शुगर डालना। मैं उसकी सीरियस फेस देखकर हंस पड़ा। उस दिन के बाद मैंने साइन लैंग्वेज सीखना शुरू किया। रात में फोन पर प्रैक्टिस करता, हेलो, थैंक यू, गुड नाइट। धीरे धीरे सब सीखता गया। एक दिन मैंने ऑकवर्ड जेस्चर्स से उसे गुड मॉर्निंग कहा। वो फ्रीज हो गई, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने भी मुझे रिप्लाई किया। उस मोमेंट में मुझे लगा पिछले 20 सालों में मुझे कभी कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे लगा कि जिंदगी में कुछ करना वर्थ है। समय के साथ मैं भी इम्प्रूव हो गया। एक बेकार इंसान से एक डिसेंट बेकिंग अप्रेंटिस बन गया। दुकान का बिजनेस भी बढ़ने लगा। हमने बगल की शॉप भी ले ली और स्टोर बड़ा कर दिया। मेरे पास थोड़ा पैसा भी आने लगा, इतना कि मैं अलग रह सकता था। लेकिन जब भी मैंने सूवे से ये बात की, उसने मना कर दिया। अकेले रहना बोरिंग है और तुम्हारे बिना मुश्किल भी। मैंने कई रीजंस ढूंढे, लेकिन आखिर में यहीं रुक गया। सूवे ने कभी ये नहीं कहा कि वो मेरे होने को कितना इंपॉर्टेंट मानती है, और मैं अब भी लव पे बिलीव नहीं करता था। मेरे फादर और भाई ही मेरे लिए सबसे बड़े एग्जाम्पल थे कि लव जैसी चीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सुवेई के साथ जो पीस मिल रही थी, वो मुझे धीरे धीरे एडिक्टिव लगने लगी। मैंने खुद को समझाया और इन मैसी थॉट्स को दिमाग से निकाल दिया। लगभग दोपहर का टाइम था। मुझे उसके लिए लंच प्रिपेयर करना था। मैं ऊपर जाने ही वाला था कि तभी डोर खुला और एक फेमिलियर फिगर अंदर आई। उसने फॉर्मल सूट पहना हुआ था, परफेक्ट मेकअप, नीटली स्टाइल्ड हेयर, पूरा लुक एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन जैसा था। वो बाय निंगबिंग थी, काफी समय बाद मिल रहे थे। उसका पहले वाला सिंपल और फ्रेजाइल लुक अब गायब हो चुका था। अब वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट, एलिगेंट और परफेक्ट लग रही थी। उसके पीछे एक यंग लड़का था, शायद उसका असिस्टेंट। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। बाय निंगबिंग ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, खासकर मेरे टेडी बेयर वाले एप्रन पर। उसकी नजर कुछ देर के लिए रुकी। शायद उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने जल्दी ही अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लिया और मुस्कुराते हुए बोली, चांग शाओयू, लॉन्ग टाइम नो सी। मैंने भी कैजुअली हेलो कहा, लेकिन वो सीधे मुद्दे पर आ गई। उसने एक चेक निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये 1 मिलियन युएन है। हमारे 10 साल वाले अग्रीमेंट में अभी टाइम बाकी है, लेकिन अब मेरे पास एबिलिटी है, इसलिए मैं ये पैसे पहले ही लौटा रही हूँ। मैंने चेक देखा और बिना ज्यादा सोचे उसे पॉकेट में रख लिया। थैंक्स, ये मेरा राइट है। सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पैसे कभी वापस मिलेंगे, लेकिन उसके साथ आया असिस्टेंट मुझे पैसे लेते देखकर काफी सेटिस्फाइड लग रहा था। बाई निंगबिंग ने बेकरी को देखा और फिर मेरी तरफ देखकर हल्की सिंपथी वाली स्माइल दी। शाओयू, मैंने तुम्हारे फैमिली के बारे में सुना। अगर तुम्हारे पास अभी कोई प्लेस नहीं है तो तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। मेरी और मेरे हस्बैंड की कंपनी अभी शुरू हुई है, हमें लोगों की जरूरत है। उसका टोन ऐसा था जैसे वो मुझ पर एहसान कर रही हो। मुझे अंदर से इरिटेट महसूस हुआ। पहले वो मेरी डेटर थी, अब वो खुद को सेवियर दिखाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसके असिस्टेंट की आंखों में भी बदलाव देखा, जैसे वो मुझे नीचे समझ रहा हो। तभी मुझे समझ आया वो उस फीलिंग को एंजॉय कर रही थी, किसी को बचाने की फीलिंग। जैसे पहले मैं उसकी सिचुएशन देखकर इंप्रेस्ड हुआ था, अब वो मेरी कमजोरी देखकर खुद को सुपीरियर फील कर रही थी। लेकिन वो मुझसे भी ज्यादा हिपोक्रेट थी, क्योंकि वो इसे काइंडनेस का नाम दे रही थी। मैंने ठंडे टोन में कहा, नो नीड, मैं यहाँ ठीक हूँ। उसकी स्माइल थोड़ी स्टिफ हो गई। शाओयू, गुस्सा मत हो, मैं जानती हूँ तुम पहले क्या करते थे। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, ठीक है, अगर तुमने डिसाइड कर लिया है तो मैं फोर्स नहीं करूंगी। जैसे ही वो मुड़ी, उसका असिस्टेंट तुरंत आगे बढ़ा और उसके हाथ को हल्के से पकड़ लिया। बाई निनिंगबिंग ने पीछे मुड़कर उसे एक अलग ही स्माइल दी, जो सिर्फ उनके बीच समझ में आती थी। उसी मोमेंट मैंने क्वाइटली अपना फोन निकाला और उनकी एक फोटो क्लिक कर ली। एंगल ऐसा
था कि असिस्टेंट का हाथ उसकी वेस्ट के पास दिख रहा था और उसकी स्माइल भी सस्पिशियस लग रही थी। मैंने उन्हें बाय कहा और कैजुअली फोन नीचे कर लिया। फिर मैंने 2 से 3 मिनट में उसके हस्बैंड का पब्लिक ईमेल ढूंढा और वो फोटो एनोनिमसली सेंड कर दी। उसके बाद फोटो डिलीट कर दी। सच कहूं तो मुझे अंदर से काफी रिलीफ महसूस हुआ। लंच के बाद मैं रिलैक्स होकर सोचने लगा कि इस 1 मिलियन यूएन का क्या करूं। इतने पैसे मैंने काफी समय से नहीं देखे थे। अब हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो सकती थी। सुवे भी नए इक्विपमेंट के बारे में सोच रही थी। जितना सोचता उतना एक्साइटेड हो। तभी डोरबेल बजी और एक सॉफ्ट वॉइस आई। मैं मुड़ा और देखा लियो रुयान खड़ी थी। आज तो जैसे पुराने लोग लाइन लगाकर आ रहे थे। अगर मुझे सही याद है उसका हस्बैंड चेन वांग 2 साल पहले मर चुका था। मैं काउंटर के सहारे खड़ा रहा बिना एक्सप्रेशन के। उसने होंठ काटे, उसकी आंखें नम थीं। उसका इनोसेंट लुक देखकर एक पल के लिए गिल्ट फील हुआ। वो धीमे से बोली, मैं तुमसे मिलना चाहती थी। मैं हल्का सा हंसा। मिस लियो, क्या काम है? वो तुरंत इमोशनल हो गई। मुझे पता है मैंने पहले बहुत मिस्टेक्स की। मैं हमेशा पैशनेट लव के पीछे भागती रही, लेकिन अब समझ आया कि मुझे एक स्टेबल फैमिली चाहिए। उसकी आवाज में सिंसियरिटी थी, उसकी आंखों में अफेक्शन। वो सीधा मेरी तरफ देख रही थी। जियांग शाओयू, चलो फिर से शुरू करते हैं। मुझे पता है तुम क्या फेस कर रहे हो। मेरी सिस्टर ने गलत किया, लेकिन मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। मैंने उसे ध्यान से देखा। वही पुरानी कहानी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। फिर से शुरू। हमने कब स्टार्ट किया था? मेरे दिमाग में पुराने सीन्स घूमने लगे। उसका चेन वांग के साथ था, ग्रैंड वेडिंग, उसका रोना, उसे अपनी लाइफ का लाइट बताना, और मैं नीचे खड़ा बस ये सोच रहा था कि ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और सच में 2 साल के अंदर ही वो उस मैरिज से बोर्ड हो गई। पैशन खत्म हुआ और रियलिटी सामने आई। फिर एक नया आदमी उसकी लाइफ में आ गया। चेन वांग ने फाइट करने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक उसकी मौत हो गई। क्या ये सब कोइंसिडेंस था? शायद नहीं। इसके पीछे लियो चिंगशू का हाथ होना पॉसिबल था। मैं वापस प्रेजेंट में आया और लियो रुयान को देखा, जो अभी भी मेरे सामने एक्टिंग कर रही थी। मैंने धीरे से कहा, लियो रुयान, क्या तुम्हें लगता है कि सारे मर्द बेवकूफ होते हैं? उसका चेहरा उतर गया। मैंने काल्मली कहा, तुम्हारे हस्बैंड का फ्यूनरल बहुत ग्रैंड था। मैंने न्यूज देखी थी, तुम बहुत रो रही थी। सच में सैड सीन था, लेकिन अफसोस, उस रात मैंने होटल के बाहर एक आदमी को देखा था जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा था। मैंने हल्के से कहा, अच्छा होता अगर वो हैंडसम गाय एलिवेटर में थोड़ा लेट चढ़ता। ये सुनते ही लियो रुयान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मैंने कैजुअली जोड़ दिया, और हाँ, वो हैंडसम गाय कुछ ही समय बाद बिल्डिंग से गिरकर मर गया था। याद है? वो पूरी तरह हिल गई। मैं एक कदम आगे बढ़ा और उसकी कांपती आंखों में देखते हुए बोला, लियो रुयान, तुम थक नहीं जाती? रोज मास्क पहनकर एक्टिंग करती हो, तुम्हें खुद से घिन नहीं आती? वो पीछे हटती गई और आखिर में डोर फ्रेम से टकरा गई। उसका शरीर पतझड़ के पत्ते की तरह कांप रहा था। वो हकलाते हुए बोली, तुम बकवास कर रहे हो। लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था, जैसे वो खुद ही टूट रही हो। मुझे अब उससे बात करने का मन नहीं था। मुझे पता था वो मुझसे बदला नहीं लेगी, क्योंकि जो इंसान खुद को गुड दिखाने में ऑब्सेस्ड हो, वो कभी ओपनली रिवेंज नहीं ले सकता। उसके लिए उसकी इमेज उसकी लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो मास्क जो उसने सालों से पहना है, अब उसके चेहरे पर चिपक चुका है। वो उसे उतार ही नहीं सकती। मैंने ठंडे अंदाज में कहा, जाओ यहाँ से, जैसे उसे माफी मिल गई हो। वो जल्दी से भाग गई। उसकी चाल बिखरी हुई थी। दुकान फिर से शांत हो गई। मैंने गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे पिछले 5 साल का सारा बोझ निकल गया हो। तभी सीढ़ियों से हल्की फुटस्टेप्स की आवाज आई। सुवे नीचे आई। हाथ में फ्रेश डेजर्ट का बोल था। वो मेरे पास आई और मुझे बोल दिया। फिर जेस्चर से पूछा कि क्या हुआ। मैंने सिर हिलाया, कुछ नहीं। लेकिन उसने ध्यान से मुझे देखा, जैसे कह रही हो, तुम खुश नहीं लग रहे। मैंने उसकी साफ आंखों में देखा और मुस्कुराया। फिर साइन लैंग्वेज में कहा, मैं ठीक हूँ। वो समझ गई और उसके चेहरे पर एक स्वीट स्माइल आ गई। खिड़की से आती धूप हम दोनों पर पड़ रही थी और उस मोमेंट में सब कुछ शांत लग रहा था। उस दिन के बाद मैंने अपने पुराने सर्कल की कोई खबर नहीं ली। मैं उनसे पूरी तरह कट हो गया। अब मेरी जिंदगी सिर्फ सुवेई के साथ थी। हम दोनों मिलकर इस छोटी सी बेकरी को चलाते थे और एक सिंपल पीसफुल लाइफ जीते थे। हर सुबह मैं उससे आधा घंटा पहले उठता और नीचे जाकर फर्स्ट बैच का डो तैयार करता। जब वो नीचे आती, किचन ऑलरेडी खुशबू से भर चुका होता और हॉट वाटर रेडी होता। वो हमेशा मुझे गुड मॉर्निंग कहती, फिर एप्रन पहनकर अपने डिजर्ट्स बनाने लगती। हम ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग दिन ब दिन स्ट्रांग होती जा रही थी। जब वो काम में बिजी होती और परेशान हो जाती तो मैं उसे ठंडा पानी दे देता, और जब वो ग्लास लेती, कभी कभी उसकी उंगलियां मेरे हाथ को छू जाती। वो एहसास सॉफ्ट और ठंडा होता था। मैं धीरे धीरे उसकी हर छोटी हैबिट नोटिस करने लगा और वो भी अब मेरे बारे में गेस करने की कोशिश नहीं करती थी। हमारी लाइफ सिंपल और फुलफिलिंग थी। दिन में हम दुकान संभालते, रात में वो मुझे नए डिजर्ट्स बनाना सिखाती, और कभी कभी बिना पेन के भी हम पूरी बात कर लेते। ये साइलेंट अंडरस्टैंडिंग मुझे अंदर से बहुत पीसफुल फील कराती थी। धीरे धीरे मैंने एक बात सीरियसली सोचना शुरू किया, क्या मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं अभी भी लव पर बिलीव नहीं करता था, लेकिन मुझे लगने लगा कि कुछ लोग सच में एक दूसरे के लिए बने होते हैं। मैं बस उसके साथ ऐसे ही रहना चाहता था, हमेशा के लिए। 3 महीने बाद मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी। टेक्निकली मैंने उसे प्रपोज किया। उस दिन उसका बर्थडे था। मैंने सीक्रेटली शॉप को डेकोरेट किया। रात में जब वो नीचे आई, पूरी बेकरी कैंडल्स की लाइट से चमक रही थी। वो सीढ़ियों पर खड़ी रह गई, शॉक में। मैंने उसके पास जाकर घुटनों पर बैठकर डायमंड रिंग निकाली और कहा, सुवेई, मुझे बड़े बड़े वर्ड्स नहीं आते, मैं लव पर बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं ये शॉप
तुम्हारे साथ चलाना चाहता हूँ, जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। एक एक करके उसने जोर से सिर हिलाया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने रिंग पहनाई। वो थोड़ी लूज थी, लेकिन उसने अपना हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे गिरने नहीं देना चाहती। मैंने उसे गले लगाया। उसके बालों से हल्की खुशबू आ रही थी और उस मोमेंट में मुझे लगा कि मेरी पिछली 20 साल की जिंदगी सिर्फ उसे मिलने के लिए थी। हमारी शादी बहुत सिंपल थी, कोई बड़ी पार्टी नहीं, बस कुछ नेबर्स और कुछ क्लोज फ्रेंड्स। मुझे किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं था, बस वो मेरे साथ थी, यही काफी था। मैं चाहता था कि सूए को एक डिसेंट और अच्छा वेडिंग मिले। शादी से एक दिन पहले मैं हेयर सैलून गया, खुद को ग्रूम किया और एक अच्छा सूट खरीदा। हमने साथ में उसका वेडिंग ड्रेस चुना। जब उसने उसे पहना, मैं उसे देख रहा था। उस पल मुझे सब कुछ थोड़ा अनरियल लगा। क्या ये सच में हो रहा है? क्या ये खूबसूरत लड़की सच में मुझसे शादी करने वाली है? शादी वाले दिन सब कुछ स्मूथली हुआ। सूवे की ग्रैंड मदर भी काफी रिकवर कर चुकी थी। वो व्हील चेयर पर हमारी वेडिंग में आई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, हमारी श्याओवेई का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ, क्योंकि सच तो ये था कि उसने मेरा ज्यादा ख्याल रखा था। जब रिंग एक्सचेंज का मोमेंट आया, सूवे के हाथ कांप रहे थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, नर्वस मत हो, ये बस एक प्रोसीजर है। वो हंस पड़ी और उसकी सारी टेंशन खत्म हो गई। फिर वाउस का टाइम आया। मिस्टर जांग शाओयू, क्या आप मिस सूवे से शादी करना चाहते हैं? चाहे गरीबी हो या अमीरी, बीमारी हो या सेहत, क्या आप उन्हें प्यार और प्रोटेक्ट करेंगे? मैंने बिना हेजिटेशन के कहा, आई डू। फिर सूवे की बारी आई। वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसने जोर से सिर हिलाया और अपने हाथ से साइन किया, आई डू। मैं हंस पड़ा और सबको बताया, वो कह रही है आई डू। जब उसने रिंग को किस किया, उसका चेहरा सेब की तरह लाल हो गया। मैंने उसके लिप्स पर धीरे से किस किया, बहुत सॉफ्टली, जैसे उसे हर्ट न कर दूं। फिर उसके कान में कहा, मिसेस जांग, आगे भी मुझे गाइड करती रहना। वो मेरी बाहों में मुस्कुराई। मेरे क्लासमेट्स आए, मुझे कांग्रेट्स किया। एक दोस्त बोला, शाओयू तुम बदल गए हो, पहले तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं थी, अब तुम एक नॉर्मल इंसान लग रहे हो। मैंने सुवेई को देखा, जो अपनी ग्रैंड मदर से जेस्चर्स में बात कर रही थी, और मुस्कुरा कर कहा, शायद इसलिए क्योंकि अब कोई है जिसकी मुझे सच में परवाह है। शादी के बाद हम अपने छोटे से घर में वापस आ गए। सब कुछ वैसा ही था, बस अब कुछ फ्लावर्स और गिफ्ट्स एक्स्ट्रा थे। सूवे ने वेडिंग ड्रेस उतार कर अपने नॉर्मल कपड़े पहने और किचन में मेरे लिए सपर बनाने लगी। मैं किचन के दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। उसकी बिजी फिगर को देखकर मुझे अंदर से एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिली। यही लाइफ चाहिए मुझे। वो खाना लेकर आई और मुझे खड़े खड़े खोया हुआ देखकर हाथ हिलाया। क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, तुम्हारे बारे में। वो शर्मा गई और मुझे हल्के से मारा। फिर नोटबुक में लिखा, जांग शाओयू, अब हम शादीशुदा हैं, तुम्हें रिग्रेट तो नहीं हो रहा? मैंने सिर हिलाया, नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं। तुम्हें? उसने लिखा, मुझे भी नहीं, बस थोड़ा अनरियल लग रहा है, जैसे कोई ड्रीम हो। मैंने उसका चेहरा हल्के से पिंच किया। दर्द हो रहा है? उसने मुझे घूरा। फिर नोटबुक में लिखा, ये सपना नहीं है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब उसने आई लव यू लिखा, उसकी उंगलियां हल्का कांप रही थी। उसकी आई लैशेस जैसे बारिश में भीगी हुई बटरफ्लाई विंग्स लग रही थी। मैं उस लाइन को देखता रह गया। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। ये किसी यंग लव की एक्साइटमेंट नहीं थी, ये एक डीप, हैवी और स्टेबल फीलिंग थी, जो मैंने पहले कभी फील नहीं की थी। मैंने तुरंत पेन छीन लिया और मजाक में कहा, मिसेस जियांग, ये बातें रात में लिखती हो ताकि मैं सो ना सकूं? उसका चेहरा लाल हो गया। मैंने उसे अपने पास खींच लिया, उसके बालों की खुशबू महसूस की, और उस पल मुझे लगा, जियांग फैमिली की सारी वेल्थ, लियू चिंगशू, बाई निनिंग बिंग, सब कुछ मिलकर भी इस फीलिंग के सामने कुछ नहीं है। हमारी शादी के बाद की लाइफ बिल्कुल ओवन में पकती ब्रेड जैसी थी, वार्म और कंफर्टिंग। हम सुबह 4 बजे उठते, 6 बजे तक पहली बैच तैयार होती, पूरी शॉप खुशबू से भर जाती। सूवे मुझे केक डेकोरेटिंग सिखाती। मैं क्लमजी था, हाथों पर क्रीम लगा लेता, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं होती, बस मुस्कुराती रहती। एक रात जब शॉप बंद होने वाली थी, कुछ ड्रंक लोग आए, ग्लास डोर पर जोर जोर से नॉक करने लगे। उनका लीडर था छंगे, वो प्रोटेक्शन मनी लेने आया था। मैंने ब्रूम उठाकर उसे बाहर धक्का दे दिया। वो गुस्से में प्लांट को लात मारने लगा और चिल्लाया, ओए, उस म्यूट लड़की को बाहर भेजो। सूवे अंदर अकाउंट्स देख रही थी। मैंने उसे पीछे किया और खुद आगे आ गया। वो हंसते हुए बोला, मिस्टर जियांग, तुम खुद को बहुत बड़ा आदमी समझते हो। सुना है तुमने एक गूंगी लड़की से शादी की है? उसके साथ वाले लोग भी हंसने लगे। उनकी नजरें सुवेई पर थी। मैंने गुस्से में कहा, दफा हो जाओ यहाँ से, लेकिन वो एक कदम और आगे बढ़ा। शराब की बदबू मेरे चेहरे पर आ रही थी। तभी सुवे पीछे से आई। उसके हाथ में फ्रेश कुकीज का बॉक्स था। वो उन्हें ऑफर करने लगी, जैसे सिचुएशन को शांत करना चाहती हो। उस मोमेंट में मेरा दिल चुप गया। वो अभी भी सोचती थी कि काइंडनेस से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो लोग अलग थे। चांगे ने कुकीज का बॉक्स फेंक दिया और सूवे का हाथ पकड़ने की कोशिश की। बस उसी पल मैं एक्सप्लोड हो गया। मैंने उसे जोर से धक्का दिया। फाइट शुरू हो गई। मुझे याद नहीं कितने पंचेस पड़े, बस इतना याद है कि मैं सूवे को काउंटर के कोने में प्रोटेक्ट कर रहा था। कुछ देर बाद अलार्म की आवाज आई और वो लोग भाग गए। सूवे कांप रही थी। उसने मेरे मुंह से खून साफ, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन आवाज नहीं थी। मैंने हंसकर कहा, क्यों रो रही हो? तुम्हारा आदमी अभी जिंदा है। लेकिन वो और जोर से रोने लगी, जैसे कोई छोटा बच्चा हो। उस रात वो मेरे हाथ पर सिर रखकर सोई। मैं थोड़ा सा भी हिलता तो वो जाग जाती। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अब मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे मैं किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। अगर आज मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं करता तो क्या होता? अगले ही दिन मैं सेकंड हैंड
लैंड मार्केट गया और एक मजबूत स्टील रॉड खरीद लाया। उसे शॉप के काउंटर के नीचे रख दिया। सो वेई ने देखा तो जोर से सिर हिलाने लगी। मैंने क्वाइटली रॉड उठाकर उसे दिखाया, जैसे कह रहा हूँ मुझे बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए, खुद को प्रोटेक्ट करना आता है। वो थोड़ा रुकी, फिर नोटबुक में लिखकर दिखाया, मुझे डर है तुम्हें चोट लग जाएगी। मैंने उसके बाल हल्के से सहलाए और कहा, मुझे उससे ज्यादा डर है कि तुम्हें कुछ हो जाए। सो वेई, अब मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। उसकी आंखें भर आईं और उसने धीरे से सिर हिला दिया। कुछ दिन बाद लियू रोयान फिर से आई। इस बार शॉप में नहीं बल्कि बाहर रोड पर रेड स्पोर्ट्स कार में रुकी। उसने सनग्लासेस पहने थे, आधा चेहरा छुपा हुआ था और वो सीधे मेरी तरफ इशारा कर रही थी। मैं फ्लोर के बोरे उठा रहा था। मैंने उसे इग्नोर किया, लेकिन वो खुद उतरकर डोर तक आ गई और मुस्कुराई। जांग शाओयू, क्या तुम्हारी वाइफ को पता है तुमने बाइनिंग बिंग के साथ क्या किया था? उसके टोन में साफ प्रोवोकेशन था। मेरे हाथ से फ्लावर का बोरा छूट गया और जमीन पर गिरते ही सफेद धूल हवा में फैल गई। सुवे भी शॉप से बाहर आ गई, कंफ्यूज होकर हमें देखने लगी। लियू रुयन ने सनग्लासेस उतारे और सुवे को देखकर बोली, बेचारी, ऐसी शादी पर तो पैसे वेस्ट हो गए। मेरा गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। मैंने मुट्ठी भींच ली और कहा, लियू रुयन चुप हो जाओ। वो हंस पड़ी। क्या हुआ, डर गए? तब तो तुम ऐसे नहीं थे। जब श्या हुआ तुमसे हेल्प मांग रही थी तब तुम्हें उसे रिजेक्ट करके मजा आ रहा था। अब प्यार का नाटक क्यों कर रहे हो? सुवे उसके वर्ड्स पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन माहौल की टेंशन महसूस कर रही थी। उसने धीरे से मेरी स्लीव पकड़ी। उसकी आंखों में चिंता थी। मैंने डीप ब्रेथ लिया, खुद को शांत किया और सुवे की तरफ मुड़ा, लेकिन वो हेजिटेट कर रही थी। तभी लियू रुयान ने अपने फोन से एक रिकॉर्डिंग चला दी। वही आवाज, जंगल में बाय निनिंगबिंग रो रही थी, मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगी, बस मेरी एक बात मान लो। और फिर मेरी आवाज, मैं कोई फिलांथ्रोपिस्ट नहीं हूँ। सुवे का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो मुझे और लियू रुयान को देख रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। लियू रुयन ने फोन बंद किया और संतुष्ट होकर बोली, देखा, वो किसी की मदद नहीं करता, बस लोगों की बेइज्जती एंजॉय करता है। तुम्हारी हेल्प भी बस एक मोमेंट की इंटरेस्ट थी। मैं पूरी तरह कंट्रोल खो बैठा। मैं उसका फोन छीनने दौड़ा, लेकिन वो चीखते हुए कार में बैठी और तुरंत निकल गई। मैं और सुवे वहीं खड़े रह गए। हवा में उड़ती धूल के बीच वो सिर झुकाकर खड़ी थी। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन वो इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे हट गई। वो एक कदम मेरे दिल में चाकू की तरह लगा। रात को शॉप बंद होने के बाद घर का माहौल बहुत हैवी था। सुवे मेरी तरफ पीठ करके बेड ठीक कर रही थी। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने उसका कंधा पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। अगर तुम उसकी बात मानती हो तो। वो होंठ काटते हुए रोने लगी। नोटबुक में लिखा, क्या वो सच है? मैंने कहा, हाँ, लेकिन पूरा सच नहीं। फिर मैंने उसे पूरा इंसिडेंट बताया, कैसे मैंने बाय निंगबिंग को रिजेक्ट किया, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया, सब कुछ। सुवे, मैं मानता हूँ मैं परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी तुम्हें छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। वो लंबे समय तक चुप रही। मुझे लगा शायद अब वो मुझसे बात ही नहीं करेगी, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे साइन किया। मुझे डर लगता है। किस बात का? मुझे डर है एक दिन तुम्हें मैं बोरिंग लगने लगूंगी और तुम मुझे छोड़ दोगे। उसकी उंगलियां कांप रही थी। मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ तुम हो। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। पागल हो तुम, मेरे पास भी सिर्फ तुम ही हो। उस रात हम दोनों साथ सो, जैसे दो घायल जानवर एक दूसरे के घाव भर रहे हों। लेकिन लियू रुयान के वर्ड्स कांटे की तरह सुवे के दिल में रह गए। वो सेंसिटिव हो गई। अगर मैं 10 मिनट लेट आता तो वो चुप बैठी रहती। अगर कोई फीमेल कस्टमर मुझसे बात करती तो वो क्वाइटली दूर चली जाती। मैंने नोटिस किया, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कैसे ठीक करूं। एक रात मेरी नींद खुली, बेड खाली था। मैं बैल्कनी में गया। सुवे कोने में बैठी चांदनी में साइलेंटली रो रही थी। मैं उसके पास गया, पीछे से उसे गले लगाया। वो तुरंत मेरी बाहों में डीली पड़ गई। सुवे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मैंने उसे अपने फैमिली के बारे में बताया, अपने डैड, मॉम, भाई और लियू चिंगशु के बारे में। मैं पहले प्यार पर विश्वास नहीं करता था। मुझे लगता था ये सिर्फ डील है, लेकिन तुम अलग हो। तुमने मुझे फील कराया कि मैं सच में जिंदा हूँ। मैंने उसके आंसू पोंछे। वो ऊपर देख रही थी। उसकी आंखें चांदनी में काली कांच जैसी लग रही थी। उसने मेरे चेहरे को छुआ, फिर धीरे से मेरे होंठों पर किस किया। वो किस बिल्कुल प्योर था, बिना किसी डिजायर के, जैसे दिल का दर्द बह रहा हो। मैं कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, फिर मैंने भी उसे रिस्पॉन्ड किया। उसे एक किस में जैसे सब कुछ बदल गया। लियू रोयान के बोए हुए डाउट के कांटे साइलेंटली निकल गए, लेकिन जिंदगी कभी पूरी तरह शांत नहीं रहती। एक दिन शॉप में एक गेस्ट आया, लियू चिंगशु। 5 साल बाद वो और भी एलिगेंट लग रही थी। कस्टमाइज सूट, कॉन्फिडेंट हो रहा। वो अकेली आई थी, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही काफी थी। उसने सुवेई को देखा और ठंडे टोन में कहा, यही लाइफ तुमने चुनी है। मैं तुरंत सुवेई के सामने आ गया, उसे प्रोटेक्ट करते हुए। वो आराम से बैठ गई। शाओयू, तुम अभी भी नहीं हो। फिर उसने कहा, मुझे तुम्हारी वाइफ के पास्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पता चला है। सुवेई ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। लियू चिंगशु ने अपने बैग से एक आदमी और औरत थे और एक बेबी। आदमी का चेहरा सुवे जैसा लग रहा था। तुम्हारी ग्रैंडमदर ने तुम्हें नहीं बताया? वो मुस्कुराई। तुम्हारे पेरेंट्स बीमारी से नहीं मरे थे, कार एक्सीडेंट में मरे थे। फिर उसने मेरी तरफ देखा। जियांग शाओयू, वो एक्सीडेंट तुम्हारे फादर ने किया था, ड्रंक ड्राइविंग। एक पल में सब कुछ फ्रीज हो गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सुवेई फोटो को घूर रही थी। उसका चेहरा सफेद हो गया। मैंने कहा, वो एक्सीडेंट था। लियू चिंगशु खड़ी हुई। तुम्हारे पिता ने उसके पेरेंट्स को मारा और अब तुम उससे प्यार का नाटक कर रहे हो। कितना आयरॉनिक है। चुप हो जाओ, मैंने चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। वो सुवेई
के पास झुकी और धीरे से बोली, क्या तुम्हें लगता है ये तुम्हारे साथ अच्छा इसलिए है क्योंकि इसे गिल्ट है? इतना कहकर वो चली गई जैसे कभी आई ही नहीं थी। सुवे वहीं खड़ी रही, बिल्कुल मोशनलेस, जैसे उसकी सोल ही निकल गई हो। मैंने उसे छूने की कोशिश की लेकिन वो अचानक पीछे हट गई। उसकी आंखें खाली थीं, अजनबी थीं। मैंने धीरे से कहा, सुवे मेरी बात सुनो, मुझे सच में नहीं पता था। सुवे ने मुझे जोर से धक्का दिया और सीधे ऊपर भाग गई। कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। मैंने दरवाजा नॉक किया, बार बार आवाज दी लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा कागज बाहर निकला, उस पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे, मुझे थोड़ा अकेला रहने दो। उस रात मैं दरवाजे के बाहर बैठा रहा, पूरी रात सुबह तक। घर के अंदर पूरी तरह सन्नाटा था लेकिन मुझे पता था वो सोई नहीं है। अगले दिन सुवे नीचे शॉप खोलने नहीं आई। मैंने उसके लिए पॉरेज बनाया और ऊपर ले गया लेकिन दरवाजा अभी भी बंद था। तीसरे दिन, चौथे दिन वही हाल। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, ना कुछ खाया ना पिया। लियू चिंगसू ने जो जहर छोड़ा था उसने हमारी छोटी सी दुनिया को ऑलमोस्ट तोड़ दिया था। सुवे खुद को एटिक में बंद कर चुकी थी और मैं नीचे एक पागल इंसान की तरह घूम रहा था, जैसे कोई घायल जानवर हो। शॉप में हर जगह फ्लावर बिखरा हुआ था। कुछ दिन पहले बने बिस्किट ट्रे पर पड़े पड़े खराब हो चुके थे। हवा में एक अजीब सी खट्टी और भारी स्मेल फैल गई थी, जैसे सब कुछ धीरे धीरे सड़ रहा हो। कई बार मेरा मन हुआ कि दरवाजा तोड़ दूं, जोर से धक्का मारकर अंदर चला जाऊं, लेकिन हर बार दरवाजे के नीचे रखे उस कागज को देखकर रुक जाता। मुझे अकेला रहने दो, मैं डरता था कहीं मेरी जबरदस्ती उसका आखिरी सहारा भी तोड़ ना दे। ये बेबसी फैमिली के टूटने से भी ज्यादा पेनफुल थी। उस वक्त मैं गुस्सा कर सकता था, चिल्ला सकता था, भाग सकता था, लेकिन अब मुझे गुस्सा होने का भी हक नहीं था। मेरी नसों में उस आदमी का खून था जिसने उसके पेरेंट्स की जान ली थी। लियू चिंगसू ने मेरे सबसे कमजोर पॉइंट पर वार किया था। 5वीं रात ऊपर कमरे से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई छोटा जानवर दर्द में रो रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं खुद को रोक नहीं पाया। स्पेयर की से दरवाजा खोला। सुवे बेड पर पड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूखे हुए। वो पानी पीना चाहती थी लेकिन उसमें ताकत नहीं बची थी। कई दिनों तक बिना खाए पिए उसका शरीर जवाब दे चुका था। मैं भागकर उसके पास गया, उसे अपनी बाहों में उठाया। वो इतनी हल्की लग रही थी जैसे कभी भी गायब हो जाएगी। सुवे सुवे, मैंने उसका चेहरा थपथपाया। उसकी पलकें हल्की सी हिली। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। उसकी नजरें खाली थीं, सीधी मेरे चेहरे पर टिकी हुई। उस पल मैं सच में डर गया, कहीं वो सच में मुझसे छिन न जाए, बिना मुझे मौका दिए सब ठीक करने का। मैं पागलों की तरह नीचे भागा, जल्दी से पॉरेज गर्म किया, थोड़ा पानी मिलाया और वापस आकर उसे छोटे छोटे स्पून से खिलाने लगा। वो मुश्किल से निगल पा रही थी, उसकी आंखें अभी भी धुंधली थीं। मैंने आधा बोल उसे खिलाया, फिर टॉवल से उसका चेहरा और हाथ साफ किए। पूरे टाइम वो एक गुड़िया की तरह पड़ी रही, बस उसकी आंखों से बहते आंसू बता रहे थे कि वो अभी जिंदा है। मैं उसे वापस बेड पर लिटाकर उसके पास ही लेट गया, कपड़े भी नहीं बदले। मुझे डर था अगर मैं दूर गया तो वो गायब हो जाएगी। मैं उसके कान में धीरे धीरे बोलता रहा, मुझे पता है तुम सुन रही हो, तुम मुझसे नफरत कर सकती हो, मुझे ब्लेम कर सकती हो, लेकिन तुम ऐसे नहीं जा सकती। अगर तुम चली गई तो मैं क्या करूंगा? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की है लेकिन मैंने कभी किसी को जानबूझकर हर्ट नहीं किया। अगर तुम्हें लगता है मुझे मारने से तुम्हारा गुस्सा शांत होगा तो अभी कर दो, लेकिन खुद को सजा मत दो। तुम्हारी ग्रैंडमदर ने तुम्हें जीने के लिए पाला है। याद है वो क्रॉसॉन जो तुमने मुझे दिया था? वो मेरे लिए सबसे बिटर और स्वीट चीज थी। बिटर क्योंकि मैं तब सेल्फिश था और स्वीट क्योंकि वो तुमने दिया था। ये शॉप वेगोएंग, इसकी रोशनी तुम हो। अगर तुम नहीं रही तो सब अंधेरा हो जाएगा, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं पता नहीं कितनी देर बोलता रहा, गला सूख गया, दर्द होने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें स्टेडी होने लगी। अगली सुबह मैं उसे कुछ खिलाने के लिए उठने लगा, तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सुवेई थी। उसकी आंखों में अभी भी कमजोरी थी लेकिन उनमें हल्की सी रोशनी वापस आ गई। वो कुछ कहना चाह रही थी लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने जल्दी से पानी लाकर उसे पिलाया। मेरे हाथ कांप रहे थे। आधा पानी गिर गया, उसने थोड़ा सा पिया, फिर मेरी बाहों में आंखें बंद कर ली। इस बार उसके आंसू अलग थे, उनमें होपलेसनेस नहीं, बस थकान थी और उसने मुझे खुद के करीब आने दिया। अगले कुछ दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। उसका शरीर ठीक हो रहा था लेकिन दिल के घाव अभी भी गहरे थे। वो पहले से भी ज्यादा चुप हो गई थी। वो मेरे साथ शॉप संभालती थी लेकिन बहुत स्लो, कभी कभी बस एक जगह खड़ी रह जाती। रात को सोते समय उसका शरीर कांपता, पसीना आता। जब मैं उसे पकड़ता उसका दिल तेजी से धड़कता। उसने नोटबुक से लिखना भी बंद कर दिया, सिर्फ छोटे छोटे जेस्चर से बात करती। मैं समझ रहा था लियू चिंगसू के वर्ड्स अब भी उसके दिल में जहर की तरह बैठे थे। वो धीरे धीरे मुझसे दूरी बनाने लगी। मैं खाना देता तो बस देखती रहती, रात को साथ सोने की कोशिश करता तो वो हल्का सा मुड़ जाती। ये दूरी किसी झगड़े से भी ज्यादा पेनफुल थी। मुझे पता था वो अंदर से लड़ रही है, हर चीज को फिर से समझने की कोशिश कर रही है। मेरा प्यार, मेरी हेल्प, मेरी शादी, क्या ये सब गिल्ट था? फिर एक दिन चेंज आया। एक बूढ़ी औरत जो रोज ब्रेड लेने आती थी, उसने हमें एक बड़ा एनवेलोप दिया। कहा ये उसकी तरफ से थैंक्स है। सुवे ने मना किया लेकिन उसने जबरदस्ती दे दिया और कहा तुम दोनों अच्छे लोग हो, आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं, साथ रहो। उसके जाने के बाद सुवे काफी देर तक एनवेलोप लेकर खड़ी रही। खिड़की से आती धूप उसकी आईलैशेस पर पड़ रही थी। मैं दूर खड़ा उसे देख रहा था, डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर वो धीरे से मेरे पास आई और कुकी बॉक्स मुझे दिया। फिर दीवार के कोने में रखे
रखे पुराने बॉक्स की तरफ इशारा किया। उसमें हमारी शादी की फोटोज और कुछ पुरानी चीजें रखी थी। मैं समझ गया। मैंने वो पुरानी नोटबुक निकाली जो मैंने उसे इंश्योरेंस के लिए दी थी, डस्ट साफ किया और उसे दे दिया। उसने नोटबुक खोली, आखिरी खाली पेज पर लिखना शुरू किया। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन हर शब्द धीरे और भारी था। उसने लिखा, कल मैंने अपने पेरेंट्स को सपने में देखा। वो एक ब्राइट जगह पर थे, वो मुस्कुरा रहे थे। ऐसा नहीं लगा कि वो तुम्हें ब्लेम कर रहे हैं। कागज पर लिखी स्याही हल्की फैल गई थी, लेकिन सुवेई ने लिखना जारी रखा, अगर तुम मेरे साथ सिर्फ गिल्ट की वजह से अच्छे थे तो उस दिन तुम्हारी आंखों में इरिटेशन क्यों था, पिटी क्यों नहीं? तुमने सिर्फ एक फोन कॉल करके सब सॉल्व करना चाहा। फिर जब मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कहा तो तुम मुझे इतनी देर तक क्यों देखते रहे और खुद ब्लश क्यों कर गए? वो मुझे देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, कंफ्यूजन भी था और एक उम्मीद भी। वो मुझसे सवाल नहीं कर रही थी, वो जवाब मांग रही थी, ऐसा जवाब जो उसे इस नाइटमेयर से बाहर निकाल सके। मैंने उसकी तरफ देखा जैसे किसी ने मेरे दिल को हल्के से छू लिया हो। मैंने पेन उठाया और उसके लिखे शब्दों के नीचे लिखना शुरू किया, सुवेई, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। जब मैंने तुम्हारी मदद की तब मैंने इतना कुछ नहीं सोचा था। शायद उस दिन मेरा मूड अच्छा था या शायद मैं ट्रबल अवॉइड करना चाहता था। जब मैंने तुमसे शादी की तब मुझे नहीं पता था कि वो प्यार है या नहीं। बस इतना पता था कि तुम्हारे साथ मुझे आराम मिलता है, थकान नहीं होती। लेकिन अब मुझे साफ पता है, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, मैं तुम्हें हर्ट होते नहीं देख सकता। जब तुम दर्द में होती हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। इसका मेरे फादर से कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ एक रीजन है, तुम सुवेई हो। अगर गिल्ट की बात करें तो मुझे सिर्फ एक गिल्ट कि मैं तुमसे पहले नहीं मिला और तुम्हें इतना कुछ अकेले सहना पड़ा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से तुम्हें फिर दर्द सहना पड़ा। मैंने पेन उसे वापस दे दिया। वो मेरे लिखे शब्दों को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे, लेकिन उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान जो रोने से भी ज्यादा दर्द भरी थी, लेकिन फिर भी सबसे खूबसूरत थी। उसने पेन उठाया और जोर से 3 शब्द लिखे। उसके हाथ अभी भी ठंडे थे, लेकिन उनमें एक फर्मनेस थी जिसने मेरे दिल का सारा अंधेरा दूर कर दिया। उस रात उसने मुझसे पीट करके सोना बंद कर दिया। वो मेरी बाहों में ऐसे सिमट गई जैसे कोई छोटा पक्षी फाइनली अपना घर पा गया हो। उसकी सांसें धीरे धीरे स्टेडी हो गई और मैं उसकी सांसों की आवाज सुनता रहा। वो मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत म्यूजिक थी। हम दोनों जानते थे कि घाव अभी भी है, शायद हमेशा रहेगा, लेकिन अब हमने उसके साथ जीना सीखना शुरू कर दिया था। और क्योंकि हम दोनों उस दर्द को साथ शेयर कर रहे थे, हमारा कनेक्शन पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। कुछ दिनों बाद हमने सिटी छोड़ने का फैसला किया, सिर्फ लियू चिंगशु की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हम एक नई जगह, नई शुरुआत चाहते थे, जहाँ पास्ट की कोई शैडो ना हो। सुवेई ने बिना सोचे मान लिया। उसके लिए बस एक चीज मैटर करती थी, जहाँ मैं हूँ वही उसका घर है। हमने वेगवांग बेकरी बेच दी, सामान पैक किया और साउथ की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। जब नेबर्स को पता चला तो वो हमें विदा करने आए। किसी ने होममेड स्नैक्स दिए, किसी ने आशीर्वाद। एक आंटी ने सुवेई का हाथ पकड़कर कहा, अगर कभी कोई तुम्हें हर्ट करे तो वापस आ जाना, हम हैं यहाँ। सुवेई ने सिर हिलाया और उन्हें अपने हाथ से बने बिस्कुट्स दे दिए। जाने से एक रात पहले हम अटेक में आखिरी सामान पैक कर रहे थे, तभी सुवेई को एक पुराना आयरन बॉक्स मिला। उसमें उसकी ग्रैंड मदर की चीजें थी, कुछ पुरानी फोटोज और वो इंश्योरेंस पेपर जो मैंने सालों पहले लिखा था। कागज पीला पड़ चुका था, लेकिन वर्ड साफ थे। अगर कभी मैं सड़क पर आ जाऊं तो मुझे एक कटोरी खाना देना। वो उसे देखकर मुस्कुराई और फिर रोने लगी। उसने पेन उठाया और पीछे कुछ लिखा, इस जिंदगी में मेरी हर कटोरी का आधा हिस्सा हमेशा तुम्हारा रहेगा। मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। ठीक है, ये डील पक्की। जब ट्रेन चली तो वो सिटी जिसमें हमारे दर्द और यादें थी धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। सुवेई मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई। उसका हाथ अभी मुझे कसकर पकड़े हुए था। सूरज की रोशनी खिड़की से आकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो शांत थी, सुकून में। मैंने झुककर उसके बालों को किस किया और आंखें बंद कर ली। मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन इतना पता है वो मेरे साथ है तो जहाँ भी जाएंगे वही हमारा घर होगा। आखिरकार हम समुद्र के किनारे एक छोटे से टाउन में बस गए। हमने अपनी बची हुई सेविंग से एक छोटी डेजर्ट शॉप खोली। उसका नाम रखा हाफ बाउल टाइम। सुबह बेकिंग संभालती थी और मैं कस्टमर्स को हैंडल करता था। हमारी जिंदगी धीरे धीरे शांत हो गई। वो भी अपने दर्द से बाहर आने लगी। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। कभी कभी रात को उसे नाइटमेयर आता, लेकिन अब मैं हमेशा उसके साथ होता, उसे पकड़कर शांत करता जब तक वो फिर से सो न जाए। 1 साल बाद एक शाम हम बीच पर हाथ पकड़कर चल रहे थे। सूरज डूब रहा था, हवा हल्की थी। तभी सुवेई अचानक रुक गई। उसने जमीन की तरफ इशारा किया। मैंने उठाया। वो एक छोटा सा ग्लास का टुकड़ा था जिसे समुद्र की लहरों ने स्मूथ बना दिया था। सनसेट की रोशनी में वो चमक रहा था। उसने उसे लिया, कुछ देर सूरज की तरफ देखा, फिर मेरे हाथ में रख दिया और मेरी गर्दन पकड़कर करीब आ गई। उसकी आंखों में चमक थी। उसने जोर से सिर हिलाया। एक गर्म दोपहर, शॉप में कोई कस्टमर नहीं था। सुवेई अगले दिन के केक की प्रिपरेशन कर रही थी और मैं काउंटर के पीछे बैठकर अकाउंट्स देख रहा था। तभी मुझे हल्की सी आहट सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा। सुवेई खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर देख रही थी। बाहर एक फादर अपनी छोटी बेटी को गोद में उठाए चल रहा था। उस बच्ची की हंसी ग्लास के पार भी सुनाई दे रही थी। मैं धीरे से उसके पास गया। वो अब भी बाहर देख रही थी। उसकी नजर उस फादर डॉटर की जोड़ी पर टिकी थी। जब तक वो गली में गायब नहीं हो गए तब तक
दोपहर की हल्की रोशनी में उसका साइड फेस थोड़ा पैल लग रहा था और उसकी आंखों में ऐसे मिक्स इमोशंस थे जिन्हें मैं सही से समझ नहीं पा रहा था। मैंने धीरे से उसकी आर्म को टच किया तो वो मेरी तरफ मुड़ी और हल्की सी स्माइल दी, फिर सिर हिलाकर इशारा किया कि वो ठीक है और दोबारा बैटर को तेजी से स्टर करने लगी, जैसे वो अपने अंदर की किसी फीलिंग को दबाना चाहती हो। मुझे समझ आ गया कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही है, वो चाइल्डहुड जो पेरेंट्स के साथ खुशियों और लाफ्टर से भरा होना चाहिए था, वो उसकी लाइफ का ऐसा रिग्रेट है जिसे वो कभी पूरा नहीं कर सकती। लिू जिंगशु की बात एक कांटे की तरह उसके दिल में चुभी हुई थी, जो सनी डेज में भी उसे अचानक हर्ट कर देती थी। उस रात शॉप बंद करने के बाद हम दरवाजे के पीछे छोटे से स्टेप्स पर बैठकर सी ब्रीज एंजॉय कर रहे थे। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थी और दूर कहीं हल्की सी रोशनी चमक रही थी। सुवे मेरे शोल्डर पर सिर टिकाए चुप थी और मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था जो थोड़ा ठंडा लग रहा था। मैंने साइलेंस तोड़ते हुए कहा कि क्या हम उनके पास चले। वो थोड़ा स्टिफ हो गई और कंफ्यूजन में मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा कि चलो तुम्हारे पेरेंट्स से मिलते हैं, मुझे सेमेट्री का पता है जो लिू चिंगसू ने छोड़ा था, हम उनसे बात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि तुम अब ठीक हो और मेरी तरफ से सॉरी भी कहेंगे। ये आखिरी वर्ड्स बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे लगा ये जरूरी है। सुबह कुछ देर तक चुप रही, उसकी आंखों में आंसू भर गए लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसके अंदर स्ट्रगल और फियर था, लेकिन आखिर में उसने डिसीजन लिया और धीरे से सिर हिला दिया। एक सनी मॉर्निंग हमने शॉप बंद की, व्हाइट और ग्रीन क्राइसेंथेमम्स का बुके लिया और सिटी के बाहर सेमेट्री पहुंचे। वहां बहुत शांति थी, जैसे एक क्वाइट स्लीपिंग प्लेस हो। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने उनके पेरेंट्स की ग्रेव ढूंढी जो बहुत सिंपल थी और उनकी फोटो थोड़ी ब्लर हो चुकी थी। सुवे आगे बढ़ी, घुटनों के बल बैठकर फूल रखे और अपनी उंगलियों से टूम्बस्टोन पर जमी धूल और पत्तों को साफ करने लगी। उसका टच बहुत जेंटल था, जैसे कोई ड्रीम हो। वो रो नहीं रही थी, बस चुपचाप साफ कर रही थी। सनलाइट उसके फोकस्ड फेस पर पड़ रही थी और उसमें एक सेक्रेट सा काम था। मैं उसके पीछे खड़ा था। काफी देर बाद वो उठी और मेरी तरफ इशारा किया। मैं उसके पास जाकर उसके साथ खड़ा हो गया। हवा हमारे बालों और कपड़ों को हिला रही थी। सुवे ने टॉम्बस्टोन की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ और साइन लैंग्वेज में धीरे धीरे बोलना शुरू किया। हर जेस्चर में उसकी फीलिंग साफ दिख रही थी। पापा, मम्मी, ये जांग शाओयू है, मेरे हस्बैंड। उसने थोड़ी देर रुककर फिर कहा कि ये मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। हमारा अपना शॉप है जिसका नाम मिडनाइट टाइम है। लाइफ पीसफुल है और मैं बहुत खुश हूँ। उसने पास्ट की बात को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि वो एक टेरिबल एक्सीडेंट था और उसे पता है कि ये शाओयू की गलती नहीं थी, वो अपने फादर से अलग है। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे लेकिन उसके होंठों पर स्माइल थी। उसने टॉम बस्टोन की तरफ देखकर कहा कि प्लीज उसे ब्लेम मत करो और मेरी चिंता मत करो, मैं सच में खुश हूँ। उसे अपने पेरेंट्स से मुझे इंट्रोड्यूस करते देख मेरा गला भर आया, आंखें नम हो गईं। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा और टूम्बस्टोन के सामने झुककर कहा, अंकल आंटी, मैं जांग शाओयू हूँ। सॉरी और थैंक यू कि आपने सुवे को इस दुनिया में लाया। आप निश्चिंत रहिए, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसे कभी दुख नहीं दूंगा और अपनी पूरी ताकत से उसे प्रोटेक्ट करूंगा। मैंने ये वर्ड्स धीरे धीरे बोले क्योंकि मुझे पता था वर्ड्स हल्के होते हैं, लेकिन यही मैं कर सकता था। सेरेमनी के बाद हम नीचे उतरे। वापसी के रास्ते में सुवे काफी हल्की और रिलैक्स्ड लग रही थी, जैसे उसने सालों का बोझ उतार दिया हो। उसने रास्ते के वाइल्ड फ्लावर्स की तरफ इशारा किया और एक्साइटेड होकर बताने लगी कि इनसे नेचुरल कलर्स बनाए जा सकते हैं। उस दिन के बाद मैंने उसमें एक चेंज महसूस किया। उसकी आंखों की उदासी कम हो गई और उसकी स्माइल ज्यादा ब्राइट और काल्म हो गई। अब वो फ्यूचर के बारे में मेरे साथ और ज्यादा एक्टिवली प्लान करने लगी, जैसे कि शॉप के डोर पर किस तरह के फ्लावर्स लगाने हैं, या फ्यूचर में जब इनफ पैसे सेव हो जाएं तो क्या हम नेक्स्ट डोर वाला स्पेस रेंट पर लेकर स्टोर को एक्सपैंड करें, या शायद आगे चलकर हम एक चाइल्ड अडॉप्ट भी कर सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें अब सुवे खुद मेरे साथ डिस्कस करने लगी थी। मुझे समझ आ गया कि सेमेटेरी जाने का वो सफर सिर्फ उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए नहीं था, बल्कि उसके पास्ट को ऑफिशियली गुड बाय कहने के लिए था। जो ट्रेजेडी हो चुकी है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम ये जरूर चूज कर सकते हैं कि फ्यूचर को कैसे फेस करना है। हमने अपनी लाइफ के उस हाफ बोल को जो बिटर मेमोरीज से भरा हुआ था धीरे धीरे खाली किया और बाकी बचे आधे बोल में अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस और सुवे की बनाई हुई स्वीटनेस भर दी। फिर उसे धीरे धीरे सीरियसली टेस्ट करना शुरू किया। यही असली लाइफ का टेस्ट था। एक दिन शॉप बंद करने के बाद हम दोनों समुद्र के किनारे बैठे सनसेट देख रहे थे। डूबते सूरज ने पूरे सी को गोल्डन रेड कलर में बदल दिया था। सुवे ने अपना सिर मेरे शोल्डर पर टिकाया और अचानक मेरी हथेली पर कुछ लिखने लगी। वो पेन से नहीं बल्कि अपनी उंगलियों से लिख रही थी। मैंने ध्यान से महसूस किया। उसने लिखा, हाफ बोल ऑफ टाइम फुल ऑफ जॉय। मैं हल्का सा मुस्कुराया, सिर झुकाकर उसके बालों को सॉफ्टली किस किया।